Assalamu alaikum dear students, this is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, as you know that we have completed our 7th story named The Use of Force, and now we are going to start our 8th story named गुलिस्तान of सादी. हमें पहले शेख सादी की बायोग्राफी देखनी है, देन हम स्टोरी की समरी की तरफ चलेंगे. बच्चों, राइटर है हमारा स्टोरी का शेख सादी. आपने ये नाम पहले भी सुना होगा. जिनका फुल नेम है अबू मोहम्मद मुस्लिउद्दीन अब्दुल्ला शिराजी. ये शेख सादी का फुल नेम है. उनका जो पेन नेम है वो है शेख सादी. ये जो नेम है ये क्या है बच्चों? ये उनका पेन नेम है. और उनका रियल नेम ये है. ठीक है. इनकी बर्थ कब हुई? 1210 में शिराज में, पर्शिया. बच्चे, ईरान का सिटी है ये, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये नेशनैलिटी के हिसाब से ईरान से ताल्लुक़ रखते थे. और इनकी डेथ हुई 1292 में, वो भी ईरान में. ठीक है. तो ये क्या थे बच्चों? ये नेशनल पोएट थे ईरान के. ठीक है ना. पर्शियन लैंग्वेज में ये पोएट्री और लिखते थे. बच्चे, ये अपनी स्टोरीज़ में क्या करते हैं? ये ह्यूमन नेचर को शो करते हैं और ये फेमस हैं अपनी मॉरल स्टोरीज़ के लिए. ठीक है. फेमस फॉर मॉरल स्टोरीज़. ऐसी स्टोरीज़ जिसमें कोई ना कोई मॉरल हो, ये ऐसी स्टोरीज़ लिखते हैं. ये पैराबल्स लिखते हैं. ठीक है. इनकी स्टोरीज़ में जो टच मिलता है हमें वो पैराबल्स का मिलता है. पैराबल्स क्या होती हैं बच्चों? ये स्टोरीज़ होती हैं मॉरल स्टोरीज़. फिर ये फोकलोर्स, देहाती स्टोरीज़ का भी टच मिलता है इनकी राइटिंग में हमें. इनको हम लोग फोक टेल्स भी कहते हैं. ये स्टोरी टेलर थे ना. स्टोरी टेलर, हकायात सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला. ठीक है. मिडावियल एज के लिटरेचर, मिडावियल एज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मिडावियल एज का लिटरेचर फॉलो करते हैं. कौन सा लिटरेचर बच्चों? पर्शियन लिटरेचर. इनकी जो फेमस बुक्स हैं, वैसे तो इनकी सारी राइटिंग बहुत फेमस है बच्चों, लेकिन 2 इनकी मेन ऐसी बुक्स हैं जो बहुत फेमस है. एक का नाम है द बुस्तान और एक है गुलिस्तान ऑफ सादी. इसके अलावा जो इन्होंने बुक्स लिखी वो हैं, उनमें से फेमस है इब्ने आदम और गज़लियात. इन्होंने इसमें गज़लियात सादी, इसमें क्या लिखी बच्चों? इसमें गज़ल्स लिखी. फिर इनको इनकी राइटिंग की वजह से टाइटल मिला, नेम मिला, निक नेम मिला उस्ताद सुखन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको उस्ताद सुखन का नेम मिला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास्टर ऑफ स्पीच. इनको एक बड़ी इज्जत हासिल थी पर्शिया में. बात करते हैं हम बच्चों गुलिस्तान सादी की, कि उसमें इन्होंने क्या टच दिया है. बच्चे, ये सादी की फेमस बुक है.
इसमें क्या है बच्चों, इसमें कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पैराबल्स। इसमें मोरल स्टोरीज जो हैं उनकी एक कलेक्शन है, बहुत सारी इसमें मोरल स्टोरीज हैं और इनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और लैटिन में। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसकी जो मोरल स्टोरीज थी उनको ऐड किया अपनी होली बुक्स में। बाइबल में, और वो गुलिस्तान सादी को भी एक होली बुक ही समझते हैं, ठीक है। उनके लिए गुलिस्तान सादी भी क्या है, एक होली बुक है जो इंसान को ज़िंदगी जीने के तरीके सिखा देती है। हमारे सिलेबस में जो स्टोरी है गुलिस्तान ऑफ सादी, तो इस पूरी बुक में से हमारे सिलेबस में 3 पैराबल्स हैं। कितनी पैराबल्स हैं? 3। तो अब हम समरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो 3 पैराबल्स कौन सी हैं। बच्चे अब बात करते हैं समरी पे। समरी में बताया गया है किस तरह से एडवन आर्नल्ड, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, वो किस तरह से शेख सादी की ये जो गुलिस्तान बुक है उसकी किस तरह से तारीफ़ करता है, वो उसको किस वे में बताता है, वो उसको कलनरी वे में मतलब किचन के असूलों के हिसाब से बताता है। वो स्टाइल दिमाग का कबाब है, इस तरह से। फिर बताया गया है कि ये बुक जो है वो ट्रांसलेट की गई पहले लैटिन में, फिर जो लैटिन वर्जन था उससे ट्रांसलेशन की गई इसकी इंग्लिश में। तो बाद में इंग्लिश वालों को, अमेरिकन्स को बाद में पता चला कि ये बुक जो है, इसका जो ओरिजिनल ये जो बुक है वो किस लैंग्वेज में है, वो पर्शियन में है। ये बाद में पता चला था। वो समझते थे कि ये ओरिजिनल लतीनी ज़बान में है, लैटिन वर्जन में है, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि ये ओरिजिनल पर्शियन फारसी में है, जिसका जो राइटर है वो सादी है। अच्छा, पैराबल्स क्या है मैंने आपको बताया। पैराबल्स कहते हैं मॉरल स्टोरीज को, ऐसी स्टोरीज जो सोशल इश्यूज और नॉर्म्स को डिस्कस करती है, जिसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है। ऐसी स्टोरी को हम लोग पैराबल्स कहते हैं। हमारे सिलेबस में कितनी पैराबल्स हैं? 3 पैराबल्स। तो पहले हम फर्स्ट वाली की बात करते हैं। फर्स्ट वाली पैराबल में बताया गया है कि एक दफ़ा पर्शियन किंग, ईरान का जो बादशाह था, और एक स्लेव, ठीक है ना, वो दोनों सेलिंग कर रहे थे, वर सेलिंग सेम बोट, एक ही कश्ती में क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और इससे पहले उस स्लेव ने कभी कश्ती का सफ़र नहीं किया था, तो वो बहुत फ्राइटेंड था, बहुत डरा हुआ था, ठीक है। अच्छा, यूँ समझ लें कि ये समंदर है, उसमें एक कश्ती जा रही है, तो बीच में इसी कश्ती में क्या था, किंग और स्लेव सेम कश्ती में सफ़र कर रहे थे। तो अचानक क्या होता है कि स्टॉर्म, तूफ़ान आ जाता है, कश्ती जो है वो तूफ़ान की जद में आ जाती है, और जो गुलाम था, स्लेव था, वो ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया था, और वो इसके बचने के तरीके और इस खतरे से पहले बिल्कुल भी इस खतरे में से नहीं गुजरा था, बिल्कुल अनजान था, तो उसको ये खतरा बहुत बड़ा लगा। बाकी जो लोग थे वो चुप करके एक साइड को बैठे रहे, लेकिन गुलाम जो है वो शोर करना शुरू हो गया।
बादशाह ने खुद उसको चुप करवाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक सार्जेंट, मतलब आर्मी का बंदा, ठीक है ना, एक सार्जेंट जो कि उसी कश्ती में सफ़र कर रहा था, उसने बादशाह से, किंग से कहा कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसको चुप करवाऊँ। उसने कहा यस श्योर व्हाई नॉट। तो ये क्या करता है कि इसने इस बंदे को समंदर में फेंकने का हुक्म दिया कि इस बंदे को क्या करो, समंदर में फेंक दो। लोगों ने पकड़ के, 2 आदमियों ने पकड़ के उसको समंदर में फेंक दिया। जैसे ही वो डूबने के करीब हो गया तो उसको ऊपर खींच लिया गया। तो वो बोट के स्टर्न, मतलब जो पीछे वाला हिस्सा नोक बनी होती है, उसके साथ चिपट गया और चुप करके फिर बाद में बैठ गया। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह ये क्या मतलब माजरा है। वो सार्जेंट से पूछता है, तो सार्जेंट ने उसे कहा कि इससे पहले वो इस सारे वाक़या से और इस सारे नुकसान से, सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल ही नावाकिफ़ है। अब वो ज़िंदगी के, मतलब इस वाक़या के असली ख़तरे से 2-4 हो आया है। अब उसको इस खतरे से डर नहीं लगेगा। अब उसको पता चल गया है कि हमें बचना किस तरह से है इस मुसीबत में से। तो इसमें एक मॉरल लेसन है बच्चों। इस स्टोरी में हमें लेसन क्या मिलता है कि हमने जो काम पहले ना किया हो उससे हमें डर लगता है, जो मुसीबत हमने फेस ना की हो उससे हमें बहुत डर लगता है। लेकिन जब हम उस मुसीबत से गो थ्रू हो जाते हैं, उस टेंशन, उस प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, तो हमें एक तो पता चलता है कि वो प्रॉब्लम किस हद तक हमारे ऊपर अफेक्टेड थी, और दूसरे नंबर पे उससे निकलने का तरीका क्या था। जब हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं जैसे तैसे करके, तो नेक्स्ट टाइम जब वही प्रॉब्लम दोबारा हम पे हावी होती है तो हमें उसमें से इजीली निकलने का तरीका आता होता है, क्योंकि हम उसको पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो ये इसमें मॉरल लेसन है। अब हम बात करते हैं सेकंड पैराबल की। सेकंड पैराबल में बच्चों पर्शियन किंग नौशेरवा, पर्शियन किंग है जिसका नाम था नौशेरवा, उसकी स्टोरी बताई गई है, उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या बताया गया है। ये बच्चों, ये जो किंग था ये अपने जस्टिस की वजह से बहुत फेमस था, इंसाफ पसंद था बहुत। एक दफ़ा एक हिल इसके लिए बुना जा रहा था, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे नमक नहीं है। तो इसकी जो आर्मी है वो एक लड़के को साथ वाले गांव में बेचती है, क्या लाने के लिए, विलेज में बेचती है बच्चों, सॉल्ट, नमक लाने के लिए। वो लड़का नमक लेके आता है। वो लड़का नमक लेके आया तो नौशेरवा ने पूछा क्या तुमने इस नमक की कीमत अदा की है। तो वो लड़का कहता है नहीं। तो वो कहता है अभी जाओ और कीमत अदा करके आओ। जब उसकी आर्मी ने कहा कि बादशाह सलामत, एक थोड़े से नमक से क्या हो जाता है, नमक ही तो था, तो उसने कहा कि नहीं, कौमों पे ज़वाल इसी तरह से आता है। कहता है कि ये जो जुल्म होता है ना, ऑपरेशन, इसकी जो बेस थी वो बहुत थोड़ी थी, ठीक है ना, अ स्मॉल, अ लिटिल वन, लेकिन बाद में ये बड़ा होता गया और आज गुनाहों की हद तक, सिन की हद तक पहुंच गया। एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा गुनाह बन गई। इसी से चोरी डकैतियाँ शुरू हुई। अगर मैं किसी गांव से थोड़ा सा नमक लेता हूँ तो देखा देखी सारे ही एक दूसरे से फ्री में नमक लेंगे और वो गांव तबाह हो जाएगा। मिसालें देता है कि अगर मैं अपनी राया में से किसी एक के बाग में से एक सेब तोड़ लूँगा तो मेरे साथ मुंसलिक जो लोग हैं, मेरी फैमिली के और मेरी आर्मी के, वो मेरे नाम पे कि हम बादशाह के बंदे हैं, तुम क्या कर लोगे। तो उस राया के सारे सेब की जो दरख्त हैं वो उखाड़ लेंगे। फिर वो नेक्स्ट एग्जांपल देता है कि अपनी राया में से किसी के मुर्गी के अंडे ज़बरदस्ती लेता हूँ तो मेरे साथ मुंसलिक लोग मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके यहाँ से मुर्गियाँ ही गायब कर देंगे, उनको भून भून के खा लेंगे। तो इस तरह से वो अपने इंसाफ की जो है वो क्या करता है, एग्जाम्पल्स देता है और बताता है कि जुल्म तो बाकी रहता है, जालिम तो ख़त्म हो जाता है, ओप्रेसर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस पर पड़ी लानत कभी ख़त्म नहीं होती है। उसको लोग हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं, जो कि वो खुद नहीं ऐसा बनना चाहता था। वो जस्टिस सीकर था, वो इंसाफ पसंद था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पैराबल की तरफ। वजह थर्ड पैराबल में इसमें मॉरल लेसन आपको मैंने जैसे कि बताया कि जस्टिस है, इंसाफ करना चाहिए।
फिर छोटे से छोटे स्मॉलर मिस्टेक से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो कल को बड़ी होकर गुनाह बन जाती है। ठीक है। थर्ड पैराबल में बताया गया है कि एक किंग था। ज़्यादातर उन ज़मानों में बादशाहों का दौर था बच्चों, तो बादशाहों के बारे में ही लिखा जाता था। स्टोरीज़ में जो मेन कंसेप्ट होता था वो किंग और क्वीन ही होते थे। आपने बहुत सारी फोक टेल्स सुन रखी हैं अपने बचपन में भी। एक बादशाह के साथ बेटियां थीं, उनके साथ ये हुआ, एक बादशाह के साथ बेटे थे, एक बादशाह ऐसे वैसे, बहुत सारी ऐसी फोक टेल्स आपने सुनी होंगी जो रिलेटेड करती हैं किनके साथ, किंग के साथ। ठीक है जी बच्चों, किंग था वो बहुत बीमार था। उसकी जो सिकनेस थी वो नेवर एंड होने वाली थी। डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया कि अब ये कभी भी ठीक नहीं होगी। हाँ, शर्त ये है कि हमें एक बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी का जिगर चाहिए। वो कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं जिनकी बिना पे एक किसान का बेटा ढूंढ लिया जाता है। किसान के माँ बाप को हैवी अमाउंट दी, बादशाह ने हैवी अमाउंट दी और उनको अपनी तरफ कर लिया, और वो तैयार हो गए अपने बेटे का जिगर देने के लिए। लड़के को जब स्लॉटर में लाया गया, जहाँ पे फांसी देते हैं, स्लॉटिंग के लिए लाया गया, तो जो एग्जीक्यूशनर था, मतलब जो जल्लाद था, उसको हुक्म दिया गया, क्योंकि जो इंसाफ करता था, जो मतलब अदालत में जज की जगह पे पहले काजी बैठा करते थे, काजी ने भी ऑर्डर दे दिया कि इस बंदे का जो है ना वो खून बहाया जाए फॉर द सेक ऑफ किंग। बादशाह की तंदुरुस्ती के लिए इसका खून बहाया जाए, इसका जिगर निकाला जाए। तो जब एग्जीक्यूशनर रेडी होता है, जल्लाद रेडी होता है, तो वो लड़का ऊपर को देख के स्माइल करता है। बादशाह उससे पूछता है कि तुमने ऊपर को देख के स्माइल क्यों की, हालांकि तुम्हारे पास सिर्फ अब 2-3 मिनट हैं जीने के लिए। तो वो कहता है कि एक बेटा अपने माँ बाप को बहुत अजीज़ होता है। ठीक है, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बेटे की कुर्बानी हो इस तरह से, लेकिन मेरे माँ बाप ने दुनियावी दौलत के लिए मेरा खून बहाने पे राज़ी हो गए। फिर नेक्स्ट मेरा जो इंसाफ था वो काजी ने करना था, लेकिन काजी ने भी यहाँ पे कह दिया कि बादशाह की खातिर खून बहा दो। जब काजी से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो नेक्स्ट आते हैं आप। मैंने आपसे इंसाफ लेना था, लेकिन आप तो अपनी सेहत के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हैं। तो मुझे कोई शेल्टर नहीं मिली, तो मैं ऊपर को अल्लाह की तरफ देख के स्माइल की कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो बादशाह इस बात पे काफ़ी जो है वो सैड हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने उस लड़के को बख्श दिया। उसने उस लड़के का जिगर नहीं निकाला, उसकी कुर्बानी से उसको रोक दिया, और विद इन अ फ्यू वीक्स बादशाह खुद भी ठीक हो गया। तो बच्चों, ये होती है इंसानियत। इस जो पैराबल में जो लेसन है वो क्या है, ये भी जस्टिस पे बेस करती है, जस्टिस चाहिए। फिर ये जो वर्ल्डली वेल्थ है ये कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे कर भला हो भला, बादशाह ने उसका भला किया उसको छोड़कर, और अल्लाह ने फिर बादशाह की ये नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, तो अल्लाह ने उसको सेहतियाब कर दिया। तो ये होता है, इसमें लेसन क्या मिलता है हमें कि हमारा कोई भी काम कभी भी उस खुदावंद को, अल्लाह को पसंद आ सकता है। वो हमसे किसी भी ऐसी बात से राज़ी हो सकता है, तो हमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी 3 पैराबल्स इस स्टोरी की। तो नेक्स्ट हम इसकी पैराबल्स पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो आज के लिए इतना ही। आपको बायोग्राफी करवाई है मैंने राइटर की, और साथ में 3 पैराबल्स के बारे में बताया है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।